दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे मेन स्टडी के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक एथिक्स से जुड़ा हुआ केस स्टडी सॉल्व करेंगे। इस केस स्टडी में बताया गया है कि अनीता कपूर जो है वो एक चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनके रोल के बारे में बताया गया है कि वो सुपरवाइज करती है और कोऑर्डिनेट करती है एलोकेशन एंड रीअलोकेशन ऑफ फंड्स टू वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स। अब कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया गया और उनके इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया। पहले तो बताया गया कि एक प्रोग्राम है नेशनल चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि रन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इस प्रोग्राम के लिए लगभग 15,000 करोड़ रिसीव हुए दिस ईयर। बट इस 15,000 करोड़ में से सिर्फ 3,000 करोड़ का ही इस्तेमाल हो पाया है या उसको यूज किया गया है फॉर दिस चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम बिकॉज ऑफ वेरियस लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया कि क्या लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है। साइमल्टेनियसली कुछ और दो मिनिस्ट्रीज हैं जिनको पैसे की जरूरत है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये भी अपना एक इनिशिएटिव प्रेजेंट कर रही है कि इनको एक ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव लाना है, जिसमें ये जो अर्बन स्पेसेस है इनको इको फ्रेंडली बनाने की बात कर रही है, और इसके लिए इनको लगेंगे अराउंड 7,000 करोड़। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी कुछ पैसे सीख कर रही है। वाई? बिकॉज इट वांट्स टू एनहांस इरिगेशन सिस्टम इन ड्रॉट प्रोन रीजन, और इसके लिए दे आर आस्किंग फॉर अराउंड 5,000 करोड़। इमीडिएटली सिर्फ 3,000 करोड़ चाहिए। ऐसे सिचुएशन में ये रिक्वेस्ट जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आती है, देन दे हैव टू कंटेम्पलेट कि क्या करना चाहिए। क्या इन पैसे को, जो कि 12,000 करोड़ बचे हैं फ्रॉम दी नेशनल चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, अब ये पैसे तो नेशनल चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम को ही जाने चाहिए, बट क्या इसमें से हम ये पैसे निकाल के इन दो प्रोग्राम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीअलोकेट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, इसके ऊपर वो सोच विचार करें। एंड बिकॉज यू आर अ चीफ, और रेदर अनीता कपूर इज अ चीफ economic advisor, she has to recommend or rather take decisions. So she knows what are the broader implication. अगर हमने चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम से पैसे निकाल के इन दो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए पैसे रियलोकेट कर दिए, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है ऑन चाइल्ड वेलफेयर। तो यहाँ कहीं ना कहीं वेलफेयर और डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में आपको संघर्ष दिखाई दे रहा है, उसमें से आपको किसी एक को चूज करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले ही ट्रेनिंग क्वेश्चन दे दिए गए होते हैं और उसमें से आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि कैसे केस स्टडी को सॉल्व करें। तो ट्रेनिंग क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपको पूछा गया है कि बिकॉज यू आर अ पर्सन हु वुड मेक आइदर रिकमेंडेशन और टेक डिसीजन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड और रेदर यू हैव टू गिव सम आइडिया कि अगर आप इसके ऊपर सोच विचार करते हो कि रीअलोकेट करना है या नहीं करना है, तो क्या क्या एथिकल कंसिडरेशंस आपको ध्यान में रखने होते हैं, या फिर कौन से एथिकल पर्सपेक्टिव को आपको सामने रखना होता है जब आप कोई डिसीजन लेते हो। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एथिकल कंसिडरेशन ऑफ डॉक्टर कपूर। शी मस्ट कंटेम्पलेट, उसने उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग ऑन रीअलोकेशन ऑफ फंड। इसके अलावा आपको पूछा गया कि आपके पास एज और रेदर डॉक्टर नीता कपूर के पास क्या ऑप्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। और लास्टली आपको रेकमेंड करने को कहा गया है कुछ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर डॉक्टर कपूर, और उस रिकमेंडेशन के आपको जस्टिफिकेशंस भी देने। तो ऐसे केस स्टडी में आप देखोगे जो ऑफिसर्स हैं दे आर इन अ डिलेमा। डिलेमा यानी एक सिचुएशन जहां पे यू हैव टू चूज बिटवीन टू आइदर फेवरेबल और बोथ अनफेवरेबल ऑप्शंस। ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे, स्पेशली जब बजट अलोकेशन की बात होती है, तो पहले ही स्कार्स रिसोर्स है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे स्कार्स रिसोर्स होते हैं, और इन रिसोर्सेज को एलोकेट करना इनटू डिफरेंट स्कीम्स, वो हो सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स विच आर फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मे बी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे चिल्ड्रन, दे आर क्वाइट व्हाट वी कैन से, दे आर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर विच वी आर एलोकेटिंग, हम कुछ पैसे जो है वो एलोकेट करें। दूसरी तरफ डेवलपमेंटल स्कीम हो सकते हैं, उसमें आपको पैसे, अब कई बार ऐसा होता है कि इसमें से आप अगर कोई चूज करते हो तो उसके एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, फेयरनेस से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हो सकता है, तो उसके बारे में आपको जो है बताना यहाँ पे जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? हम बता सकते हैं, जिस्ट बता सकते हैं केस स्टडी का। इंट्रोडक्शन के कई तरीके हैं, बट एक बहुत ही आसान तरीका है कि जो केस स्टडी जो है इसको आप समराइज कर सकते हैं या उसका जिस्ट बता सकते हैं कि ये केस स्टडी किस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड है। तो हम बताएंगे कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो डिसीजन मेकर जो है इनको कई बार एथिकल डिलेमा को फेस करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू एलोकेटिंग रिसोर्सेस। एंड डिमांड्स कई ज्यादा होते और आपके पास रिसोर्सेस कम होते, स्पेशली जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेस की बात करते। तो अनीता कपूर भी ऐसे ही डिलेमा को फेस कर रही है। उसके पास जो है जो चॉइसेस हैं उसको जो मेक करने हैं, इट हैज एथिकल इंप्लीकेशंस, ये एथिकल गवर्नेंस से रिलेटेड है। अब जब पैसे एलोकेट करते हैं ये गवर्नेंस का पार्ट है, और जब हम एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम ये सोच विचार करके बात करते हैं कि जो भी हम ऑपरेशन करेंगे, जो भी हम प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसमें कुछ एथिकल वैल्यूज भी अपहोल्ड होने चाहिए, जैसे कि जस्टिस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी,
कंपैशन, ये सारे वैल्यूज जो है वो अपहोल्ड होने चाहिए इन योर गवर्नेंस, तो उसी को हम एथिकल गवर्नेंस कहते हैं। तो उसी से ये रिलेटेड केस स्टडी है। तो इंट्रोडक्शन में सिंपली हमने ये जिस्ट बता दिया, फिर बाद में हम आएंगे स्टेक होल्डर्स पे। स्टेक होल्डर्स यानी वो लोग जो इम्पैक्ट होंगे बाय योर डिसीजंस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है उनके बारे में आप बताएंगे, जो कि हमें सामने दिखते हैं, केस स्टडी में बताया गया, बट कुछ स्टेक होल्डर्स केस स्टडी के बाहर भी होते हैं जो इम्पैक्ट हो सकते हैं फ्रॉम दी डिसीजंस दैट यू मेक। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन है? यहाँ पे अनीता कपूर। व्हाई? बिकॉज शी इज द वन हु इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन एंड विच विल इम्पैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल। तो उनका इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? दैट शी वांट्स टू एंश्योर जो अलोकेशन हो रहा है वो जुडिशियसली हो रहा है, एट द सेम टाइम जो एथिकल गवर्नेंस की प्रिंसिपल है उसको भी वो अपहोल्ड कर पा रही है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, एंड व्हाट डू दे वांट? दे वांट कि जो फंड है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए और जो ब्रॉडर डेवलपमेंट गोल है उसको भी हम अचीव कर पाए। इसके अलावा जो नेशनल चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। व्हाट इट वांट्स? इट वांट्स दैट दी कमिटमेंट दैट वाज मेड कि 15,000 करोड़ जो है आपको कमिट किए गए तो वो उनको मिलेंगे, दैट विल बी देयर objective or that would be their interest. They would want that children welfare is taken care of and the commitment is also taken care of. इसके अलावा ग्रीन सिटी इनिशिएटिव है, इनका एम क्या है कि अर्बन और रूरल अर्बन एरियाज को हमें डेवलप करना है और इको फ्रेंडली बनाना है, एंड दे वांट फंड फॉर दैट। और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इट वांट्स फंड फॉर द ड्रॉट प्रोन एरियाज। पब्लिक भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, बिकॉज जब गवर्नेंस होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पब्लिक पे होता है। और पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक चाहती है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली लिए जाए, और जो डेवलपमेंट है और वेलफेयर है दोनों को भी जो है हमें प्राधान्य या हम कह सकते हैं प्रेफरेंस देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अब डेवलपमेंट की बात करेंगे, वेलफेयर की नहीं, या वेलफेयर की बात करें, बैलेंस अप्रोच वो चाहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है, दे वांट दैट कि सभी डिसीजन जो है वो कोलैबोरेटिवली लिए जाए। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो दे वुड वांट दैट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया? हमने सिर्फ स्टेक होल्डर्स नहीं बताया, बट शॉर्ट में उसके इंटरेस्ट भी बता दिए। इसके बाद जो ट्रेलिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि जो अनीता कपूर है, who is going to take a decision or rather recommend whatever it is, so she has to, whenever she is going to contemplate कि क्या options हो सकते हैं या क्या मुझे decision लेना है, she has to go through various ethical consideration, और इन ethical consideration के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहला ethical consideration क्या आता है? वो ethical dilemma के रूप में आता है कि एक तरफ आपके सामने ड्यूटी है और एक तरफ आपके सामने यूटिलिटी है। ड्यूटी क्या है? आपने कमिटमेंट दिया था कि आप जो है पहले जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उनको आपने कमिटमेंट दिया, यू विल बी अलोकेटिंग से 15,000 रुपीज, और जो इनिशिएटिव है चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, यू हैव मेड अ कमिटमेंट। तो आपको कमिटमेंट जो है टुवर्ड्स चिल्ड्रन एंड टुवर्ड्स दैट प्रोग्राम, दैट इज वन थिंग। एंड अनदर थिंग इज यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच यानी हम अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की बेनिफिट कर पाए। अब जब हम सिर्फ चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम की बात करते हैं तो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो चिल्ड्रन है उनके बारे में बात करते हैं, बट जब हम बाकियों की बात करते हैं, जैसे कि जो इरिगेशन है या फिर जो दूसरी चीज बताई गई है यहाँ पे अर्बन एरियाज, तो हम हमारा जो दायरा है टू बेनिफिट द पीपल उसको हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ बच्चे नहीं आएंगे बट बाकी लोग भी आएंगे, बूढ़े बुजुर्ग, सभी को अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है, और सभी को जो है इरिगेशन से बेनिफिट होगा बाय इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज और मेकिंग द फूड अवेलेबल। तो यहाँ पे यूटिलिटेरियन अप्रोच है एक तरफ की मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, और दूसरी तरफ कमिटमेंट है जो कि आपकी ड्यूटी है। सो कपूर को जो है वे इन करना पड़ रहा है कमिटमेंट के बीच में और वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन के बीच में, और उसके जो ब्रॉडर सोसाइटल बेनिफिट्स है। दूसरा एथिकल कंसिडरेशन है, इट इज अबाउट फेयरनेस एंड जस्टिस। जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माना जाता है कि वहां पे बायसनेस दिख सकता है। आपका एक बायसनेस दिख सकता है कि आप जो है बच्चों के इंटरेस्ट को, अगर आपने रियलोकेट कर दिया फंड तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, रैदर आप अर्बन एरियाज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या सिर्फ फार्मिंग कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो फेयरनेस और जस्टिस, ये अप्रोच जो है या इस पर्टिकुलर प्रिज्म से भी हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। और एथिकल गवर्नेंस में हम बात करते हैं कि वैल्यूज की बात करते हैं। गवर्नेंस क्या होता है कि आप रन करते हो गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करते हो, बट ये करते समय क्या आप कुछ वैल्यूज को अपहोल्ड करते हो, उसी को एथिकल गवर्नेंस कहते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है दैट इज इक्विटेबल ट्रीटमेंट, यानी आप अपने एक्शन में यू हैव टू एंश्योर व्हेनेवर यू आर इंप्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम और मेकिंग अ पॉलिसी, इट शुड बेनिफिट इक्वली मोस्ट ऑफ द पीपल।
सो इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये एक एथिकल कंसिडरेशन हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फंड अलोकेट करते हो, रीअलोकेट करते हो, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट टू दी स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, पब्लिक भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। सो यू शुड बी ट्रांसपेरेंट कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो, यू शुड नॉट डू इट in a what we can say in a secretive manner. You have to be open, you have to bring in the people together, you have to ensure उनका भी participation हो, उनके भी inputs लिए जाए. So you have to ensure that all the stakeholders as well as public informed about your decision because you are accountable to them. इसके बाद एक important चीज हमेशा ध्यान में देनी है कि आप जो भी एक्शन करते हो उसके आउटपुट क्या है, उसका आउटकम क्या होगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एज वेल एज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। तो दोनों चीजें भी आपको सामने रखनी पड़ेगी कि अगर आप बच्चों के बारे में सोचते हो तो आप एक्चुअली लॉन्ग टर्म की बात करो कि हमारा जो यूथ है वो डेवलप होगा, हमारा जो हम कह सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमें रीप करने को मिलेगा से इन से 10 और 20 ईयर्स। बट जब हम ड्रॉट प्रोन एरिया में फैसिलिटी करने की बात कर रहे हैं, यानी इरिगेशन की, या फिर अर्बन एरियाज में हम जो है पेड़ पौधे लगा रहे हैं, सो उसका इमीडिएट इफेक्ट हमें मिलेगा। तो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में आपको चयन करना है। तो ये कुछ एथिकल डिलेमा हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें चीजें और ऐड की जा सकती है, ड्यूटी वर्सेस यूटिलिटी, फेयरनेस वर्सेस जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। अब क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मिस्टर रादर मिस कपूर के सामने, डॉक्टर कपूर के सामने? सबसे पहले ऑप्शन हो सकता है कि आप जो स्टेटस ले उसको मेंटेन करो, कंटिन्यू करो करंट फंडिंग, जो पैसे दिए गए एनसीडब्ल्यूपी को उसको आप चलने दो विदाउट बॉदरिंग अबाउट द अदर प्रोग्राम्स। इससे क्या होगा, आपने कमिटमेंट जो है अपनी इंश्योर कर ली। या आप पार्शियल रीअलोकेशन कर सकते हो, यानी जो पैसे हैं 12,000 करोड़ उसमें से सारा पैसा नहीं निकालेंगे, कुछ पैसा हम जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनको देंगे और कुछ पैसा हम अर्बन जो हमारी मिनिस्ट्री है अर्बन डेवलपमेंट उनको हम पैसा दे सकते हैं। तो ये एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज होगा, बट यहाँ पे हम इंश्योर क्या कर रहे हैं कि हर एक इनिशिएटिव, हर एक प्रोग्राम को सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप एक्स्ट्रा फंड सीक करो फ्रॉम दी गवर्नमेंट। आप उनको कहो कि ये हमारे सामने चुनौतियां हैं और सभी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है और हमें एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है। तो ये भी एक चीज की जा सकती है, एडवोकेट विद द गवर्नमेंट फॉर इंक्रीज्ड बजटरी एलोकेशन, तो कि बाकी जो डिमांड्स है उनको भी हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी कर सकते हैं, यानी जो मिनिस्ट्रीज है जो कि इट इज इन अंडर दी केस स्टडी, जैसे कि यहाँ पे 3 मिनिस्ट्रीज की बात की है और भी 1-2 मिनिस्ट्री को जोड़ा जा सकता है जो कि ओवरलैप करती है विद द प्रोग्राम्स। तो इन सभी को साथ में लेके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है, कौन सा इनिशिएटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को कितने पैसे दिए जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये चीज करते हैं तो हम पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें, कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन को यहाँ पे इंश्योर कर पा रहे हैं। और अगर कोई ओवरलैप भी होता है इन प्रोग्राम्स के बीच में, तो अगर ओवरलैप है तो हम ऐसे पैसे एलोकेट करेंगे जिससे ऑप्टिमाइज कर पाएंगे हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिकमेंडेशन क्या है यहाँ पे, हमने ऑप्शंस बताया। रिकमेंडेशन है कुछ इस तरह कि हम ऑप्ट कर सकते हैं 2 से ज्यादा ऑप्शन, यानी जरूरी नहीं कि आपने बस एक ही ऑप्शन चूज करना है, आप 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन की बात करें, एक तरफ हम पार्शियल रीअलोकेशन भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम मिनिस्ट्री के साथ एंगेज भी कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कैसे ये अलॉकेट किया जाए। इसमें और एक चीज भी जोड़ी जा सकती है कि शुरुआत तो हम इससे करेंगे बट आगे जाके हम और डिमांड करेंगे विद दी गवर्नमेंट की और पैसा दो। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे एक साथ आप बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव engagement with interministerial dialogue, you will have a dialogue so that you understand what kind of money is going to be allocated or reallocated। इसके बाद reallocation करोगे और आगे जाके आप एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करोगे बाय द गवर्नमेंट। तो फर्स्टली यू विल एंगेज इन डायलॉग विच विल एंश्योर फर्स्ट थिंग कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग विच इज एन एथिकल अप्रोच। जब भी मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं यू हैव टू एंश्योर कि सभी को कोलैबोरेट, सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए व्हाइल टेकिंग डिसीजन। और ये रिवील भी करेगा कि अगर कुछ ओवरलैपिंग हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स है इन प्रोग्राम्स के, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए पैसा कितना ऑप्टिमाइज तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके बाद पार्शियल रीअलोकेशन करोगे तो ये इंश्योर करेगा कि आपने किसी भी एक प्रोग्राम को कंप्लीटली डिप्राइव नहीं किया है फ्रॉम दी रिसोर्सेज, रादर आपने बैलेंस किया है इमीडिएट नीड को और लॉन्ग टर्म सोसाइटल गोल को। जस्टिफिकेशन क्या है? सबसे पहला जस्टिफिकेशन है कि ये होलिस्टिक वेलफेयर को इंश्योर करेगा। यहाँ पे आप जो है इमीडिएट डेवलपमेंट नीड्स को भी नहीं इग्नोर कर रहे और जो लॉन्ग टर्म वेलफेयर है बाय एनसीडब्ल्यूपी दैट इज जो नेशनल चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम है, दोनों को आप प्रिजर्व कर पा रहे हो। कोलैबोरेटिव एथिकल डिसीजन होगा, जब भी आप एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन होना चाहिए, कलेक्टिव एथिकल अप्रोच होगा टू रिसोर्स एलोकेशन, बैलेंस्ड अप्रोच होगा और ट्रांसपेरेंसी भी आप इंश्योर करोगे क्योंकि आप सभी लोगों को साथ में लाओगे।
मीटिंग करोगे तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर होगी, जो कि एनहांस करेगा अल्टीमेटली पब्लिक ट्रस्ट। कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि जब हम एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बस डिसीजन लेने की बात नहीं करते कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, हम इसके आगे जाते हैं और जो एथिकल वैल्यूज है उसको अपहोल्ड करने की कोशिश करते हैं हमारे डिसीजन में, जैसे कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिडरेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो जब कपूर बैलेंस्ड अप्रोच इंश्योर करेगी अपने डिसीजन में, इट विल बेनिफिट सभी लोगों को बेनिफिट करेगा और ये आपके डिसीजन मेकिंग में या गवर्नेंस में जो गवर्नेंस मॉडल है एथिकल और इंक्लूसिव मॉडल, इसको एस्टैब्लिश कर पाएगा। तो आप इस तरह भी इसे कंक्लूड कर सकते हैं। क्विकली हम देखते हैं हमने कि इस केस स्टडी में इस केस स्टडी को कैसे अप्रोच किया है। सबसे पहले केस स्टडी जो है इसमें आपको हमेशा ध्यान देना कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, इसको मार्क करने हैं। इसके बाद टेम्पलेट क्या होगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें जिस्ट बताएंगे केस स्टडी या उसकी समरी बताएंगे शॉर्ट में, या रादर उसमें जो मेजर प्रॉब्लम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसे जो आपका जो एग्जामिनर है ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन। इसके बाद हम स्टेक होल्डर्स बताएंगे और उनके इंटरेस्ट बताएंगे, शॉर्ट में इंटरेस्ट बताने हैं। इसके अलावा फिर हम ट्रेलिंग क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने बारी बारी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले तो आपको एथिकल कंसिडरेशन पूछे गए थे तो उसके बारे में हमने बताया है पॉइंट वाइज। इसके बाद ऑप्शंस पूछे गए थे तो ऑप्शंस बताएंगे हम। ट्राई करेंगे जो पहला ऑप्शन होगा वो वीक होगा और जो एंड वाला ऑप्शन होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा फिजिबल होगा, ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद आप रिकमेंडेशन पूछेंगे तो रिकमेंडेशन बताएंगे आप। और जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन चूज करना, आप जो है इफ यू आर आस्क्ड टू सिलेक्ट वन ऑप्शन देन यू हैव टू एंश्योर कि आप ऑप्शन भी ऐसे दो कि वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। बट अगर आपने आपको ऑप्शन चूज करने के लिए स्पेसिफिक ऑप्शन चूज करें या एक ही ऑप्शन चूज करने को पूछा नहीं गया है तो आप जो है कोलैब यहाँ कॉम्बिनेशन में भी ऑप्शन बता सकते हो। और जस्टिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। दिस विल बी द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस विल शो व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग यू हैव व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन। आपका जो लॉजिक है या आपका जो अंडरस्टैंडिंग है दैट विल कम आउट फ्रॉम द जस्टिफिकेशन। इसके बाद कंक्लूजन जो है वो हो सकता है से आप एक वे फॉरवर्ड में आप कंक्लूजन दे सकते हो, या फिर एक होलसम चीज जो हमने अचीव की है बाय गिविंग दिस सोल्यूशन उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे हमने एथिकल इंक्लूसिव और एथिकल गवर्नेंस मॉडल की बात की है, या फिर आप किसी कोट से भी इसे एंड कर सकते हो। सो ये एक अच्छा टेम्पलेट होता है हमारा जब भी हम कोई पर्टिकुलर केस स्टडी सॉल्व करते हैं। यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। अब मैं आपको कुछ हमारे प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप जो है अगर यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो संकल्प नाम का एक इनिशिएटिव है। बेसिकली यहाँ पे हम आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं। इसमें आपको दो तरह के जो है कोर्सेज अवेलेबल है, एक है विद इवैल्यूएशन, दूसरा है विदाउट इवैल्यूएशन। यहाँ पे हम बेसिकली 250 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर ऑल दी जीएस पेपर। एलाबोरेट मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप एज वेल एज एकेडमिक मेंटरशिप मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा ये दो कोर्सेस है, एक तो है विद इवैल्यूएशन एंड अनदर इज विदाउट इवैल्यूएशन। सो यू कैन चूज बिटवीन व्हाट इज योर नीड। इसके अलावा अगर आप जीएस या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2024 देन वी हैव अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2024 जहां पे कंटेंट लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इन Q&A फॉर्मेट, यानी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपका पूरा जो है पोर्शन कवर कराया जाएगा। मेंस के लिए टेस्ट होंगे विद वीडियो सोल्यूशन, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिलेगी। प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा, रेफरेंस मटेरियल, और टेस्ट सीरीज भी होगी और एकेडमिक मेंटरशिप भी मिलेगी आपको इन एन अफोर्डेबल प्राइस। अब इसके बारे में और जानकारी चाहिए आपको तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर को और हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक्स एंड बाय।